तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो चलिए इसे रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद चार्ज एंड चार्जेस एट रेस्ट। यानी कि फिजिक्स का एक ब्रांच है जहाँ पे हम लोग चार्ज के साथ डील करते हैं और वैसे चार्ज के साथ डील करते हैं जो रेस्ट में हो, यानी कि जो मूव नहीं कर रहे हो। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एप्लीकेशन जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाउड स्पीकर, जो शादियाँ और या पार्टी में लाउड स्पीकर होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ होता है। दूसरा है इन जीरोक्स कॉपिंग मशीन, यानी कि जो फोटो कॉपी वाला मशीन होता है उसमें भी यूज़ होता है। और तीसरा हुआ इन फ्लाइज कलेक्टिंग इन चिमनी, जो चिमनी से गंदगी कलेक्ट करते हैं उनमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ होता है। तो अब देखते हैं व्हाट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है लाइक चार्ज रेपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि जो लाइक चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में रेपल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब देखते हैं हम लोग चार्ज। चार्ज क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। यानी कि एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब वो प्लेस किया जाता है कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में। ठीक, चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसको हम लोग कूलम भी कहते हैं। और चार्ज का डायमेंशन हुआ आई टी और ए टी। ठीक, चार्ज के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, Q इक्वल टू आई टी। क्यू यहाँ पे चार्ज है, आई यहाँ पे करंट है और टी टाइम, यानी कि चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। अब देखते हैं हम लोग पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। ये पोलैरिटी टर्म बहुत बार एनसीईआरटी में रिपीट किया है। तो पोलैरिटी मतलब क्या होता है? तो देखते हैं द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट्स द टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। यानी कि ये वैसा प्रॉपर्टी है जो डिफ्रेंशिएट करता है दो तरह के चार्जेस को। ठीक, उसे हम लोग कहते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। मतलब कि जैसे पोलैरिटी हो गया, किसी चार्ज का पोलैरिटी बताना है तो उसका पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है वही उसका पोलैरिटी कहा जाता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कि चार्जिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। पहला हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि मोटा मोटी आप ये समझिए वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन या रबिंग के कारण प्रोड्यूस हो। जैसे कि आपने एक एग्जांपल भी देखा होगा, जब हम लोग स्केल को अपने हेयर में रब करते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, तो उसी को कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि वो प्रॉपर्टी जो रब्ड सब्सटेंस के द्वारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो उसे हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं दूसरा मेथड ऑफ चार्जिंग, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहता है when two bodies at different potential be connected through conducting medium, then the charges will start flowing until their potential become equal. This flow of charge is called electrical conduction. मतलब कि जब दो बॉडी डिफरेंट पोटेंशियल के आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, वो भी बाय कंडक्टिंग मीडियम के द्वारा, तब वहाँ पे चार्ज फ्लो होने लगता है। और वो चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए उन दोनों का। तो इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब आता है बेहद ही मतलब हल्का सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें ध्यान देने वाला है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। तो ये कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द फिनोमिनन ऑफ पार्शियल अपीयरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्शन। यानी कि जब भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पार्शियल अपीयरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कंडक्टर में, उसे हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस। ठीक, इसका आप मतलब जब एग्जाम में अगर व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये वाला डेफिनेशन आपको लिखना होगा दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द फिनोमेना ऑफ पार्शियल अपीयरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्शन। और उसके बाद आपको ये लिख देना है ई इनसाइड कंडक्टर इक्वल टू ई इनसाइड ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड इक्वल टू 0। ठीक, अब हम लोग देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पहला हम लोग देखते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक, एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स दैट टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम is the algebraic sum of all individual charges in the system taking into account of proper sign। मतलब कि ये कहता है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है, कभी भी चार्ज का हम लोग पूरा वैल्यू कैसे निकालेंगे, उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा उसे ऐड कर देंगे, वो भी उनके प्रॉपर साइन को ध्यान में रखते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज इज कंजर्व। ये कहता है कि द इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर और द नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम बी कांस्टेंट। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो ना ही कंडक्ट मतलब ना ही मारा जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, मतलब नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, उसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर अब देखते हैं व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
ठीक, मतलब चार्ज इज क्वांटाइज। ठीक, तो अब देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब भी कोई बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना होगा तो वो एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, जैसे कि +1 -2 +3 -3 -1 0 ऐसे होगा। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, Q = NE। ये इससे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। अब देखते हैं फॉर मैक्रोस्कोपिक चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी नेग्लेक्टेड। यानी कि अगर एक मैक्रोस्कोपिक चार्ज है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नेग्लेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि N = Q/E, Q का हम लोग मानेंगे 80 कूलम और E का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 50 × 10⁻19 बनेगा। ये वाला टॉपिक, ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार देख लीजिए क्योंकि मेरे प्री बोर्ड में पूछा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है अपना कंडक्टर और इंसुलेटर। ये बेसिक डेफिनेशन है जो आप 8, 9, 10 से भी पढ़ते आ रहे होंगे। तो कंडक्टर वो होता है जो सब्सटेंस इजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो अंदर, और एग्जांपल उसका हो गया ऑल मेटल्स। और इंसुलेटर वो हो गया कि जो सब्सटेंस इजीली कंडक्ट ना करे, मतलब इजीली क्या कंडक्ट ही ना करे इलेक्ट्रिसिटी को, और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो। इसका एग्जाम्पल हो गया ऑल नॉन मेटल्स। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब देखते हैं सेमीकंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर, द सब्सटेंस व्हिच पार्शियली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हिच इज इंटरमीडिएट बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। एग्जांपल सिलिकॉन, गैलियम एक्सेट्रा। यानी कि सेमीकंडक्टर वो चीज़ होता है जो पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, जैसे कि मतलब आधा कभी कभी कंडक्ट करे और कभी ना करे, मतलब जो एक इंटरमीडिएट हो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का पार्ट, उसे कहते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। इसके एग्जाम्पल हो गया सिलिकॉन और गैलियम। अब देखते हैं, हमने एक टर्म सुना होगा एनसीईआरटी में, ग्राउंडिंग या अर्थिंग किसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। यानी कि जो चार्ज को शेयर करना पृथ्वी के साथ, उसी को कहते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग। ठीक, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में या कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर करने में मदद करेंगे। चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो चार्ज होते हैं या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव या जीरो होंगे। ठीक, अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम, बट यूज 1.6 × 10⁻19 कूलम वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें सॉल्व करना होगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना होगा तो हम माइनस का साइन नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ लेंगे 1.6 × 10⁻19। ये 19 है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27 kg। अब देखते हैं नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लो करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक, और एक हमने एक्सपेरिमेंट देखा होगा जब हम लोग ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, और जब हम लोग प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं वूल के साथ तब वहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। और एक गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट होगा, उसका द डिग्री ऑफ डाइवर्जन गिव्स द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस। मतलब जितना डिग्री ऑफ डाइवर्जन रहेगा, जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ डाइवर्जन उतना अमाउंट ऑफ चार्ज है वहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लार्जर डिग्री ऑफ डाइवर्जन मीन्स मोर डिपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे कि यहाँ पे हमने दो चार्ज लिए हैं, ठीक, और उसके बीच का डिस्टेंस r है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के। ठीक, तो जैसे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। तो जब हम इसे 1 और 2 को एक साथ लिखेंगे तो f इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2/r², और फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। तो f = k q1 q2/r²। तो ये जो है यही हमारा है वो कूलम्स लॉ, कूलम्स फार्मूला। तो यहाँ पे जो k का मान है 1/4πε0 भी रख सकते हैं, और न्यूमेरिकली हम लोग इसे कह सकते हैं 9 × 10⁹। तो हमारे पास क्या आया कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, F = 1/4πε0 q1 q2/r²। तो अब देखते हैं हम लोग कूलम्स लॉ जब वैक्यूम में रहेगा या मीडियम में। तो जब कूलम्स लॉ वैक्यूम में रहेगा तब हमारा फॉर्मूला होगा 1/4πε0 q1 q2/r²। पर जब ये वैक्यूम में आ जाता है तो 1/4πε0 और यहाँ पे k भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि मतलब आप टोटली ये याद कर सकते हैं कि जब कूलम्स लॉ एक मीडियम में होगा तब 1/4πε0 k q1 q2/r², मतलब कि f मीडियम में निकालना है तो f वैक्यूम बाय k आपको करना है। तो अब हम लोग देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसे हम लोग एक दूसरे कॉपी पे समझते हैं। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अगर आपके क्वेश्चन में आए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक मतलब ओरिजिन ड्रॉ कर लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ठीक, यहाँ पे आप पॉइंट ओ सपोज करिए, और यहाँ पे एक पॉइंट ए मानिए, और यहाँ पे एक पॉइंट बी मान लीजिए। पॉइंट ए पे Q1 चार्ज है और पॉइंट बी पे Q2 चार्ज है। ठीक, यहाँ से इसका डिस्टेंस दोनों को मैच कर दीजिए, पॉइंट ओ से पॉइंट ए बी का, ओ ए और ओ बी। ठीक,
इसे हम लोग Q1 चार्ज है तो R1 वेक्टर, और Q2 चार्ज है तो R2 वेक्टर डिस्टेंस हो जाएगा। तो Q1 और Q2 दोनों एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो रिपल्सिव होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये फोर्स जो है वो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये ओरिजिन ड्रॉ करने के बाद आपको चुपचाप एक लिख देना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाय R², और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा R1 माइनस R2, और यहाँ पे ये ब्रैकेट है और यहाँ पे आपको मॉड देना पड़ेगा, ठीक, R1 माइनस R2, यहाँ पे मॉड। फिर इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं F1, 2 इक्वल टू के Q1 Q2, फिर ब्रैकेट में फिर यहाँ पे आप देंगे R1 माइनस R2, और फिर यहाँ पे आप मॉड के अंदर R1 माइनस R2 मॉड का होल क्यूब, ठीक। तो ये आपका जो फोर्स हुआ F ऑन 1 ड्यू टू 2। अब देखते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के लिए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के लिए भी आपको सेम प्रोसेस रखना होगा, और बस यहाँ पे R1 माइनस R2 है तो यहाँ पे 2 टू 1 है ना, तो 2 माइनस 1 करना होगा, Q1 Q2 बाय R²। यहाँ पे आपको R2 माइनस R1, फिर नीचे में ब्रैकेट में मॉड देना है R2 माइनस R1 का मॉड। अब इसे हम लोग भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 2, 1 इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1, फिर यहाँ पे आप मॉड देंगे R2 माइनस R1 का होल क्यूब। तो ये हम लोग ने देखा है, रुक जाइए, ये जो है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का पूरा सॉल्यूशन है। मतलब अगर एग्जाम में आपसे पूछा गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन करके दिखाना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्पेस अराउंड अ चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज वेयर एंड टेस्ट चार्ज बी प्लेस्ड इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है जो एक चार्ज के अराउंड हो सकता है या सिस्टम ऑफ चार्ज के अराउंड। तो अगर जहां पे अगर उस स्पेस में हम लोग टेस्ट चार्ज को रखते हैं, यानी कि टेस्ट चार्ज जैसे कि Q0 पॉजिटिव कोई टेस्ट चार्ज रखें, तो वो वहां पे एक्सपीरियंस करेगा एक इलेक्ट्रिकल फोर्स, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि ये फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं डिराइव हो जाता है E इक्वल टू एफ बाय Q0। इसी को हम लोग कहीं कहीं न्यूमेरिकल में यूज करेंगे F इक्वल टू QE। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है MCQ में। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, और इसका डायमेंशन हो गया ml का पावर -3 और a का पावर -1। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इक्वल टू KQ बाय R² होता है। इस पे आपका न्यूमेरिकल भी आता है और इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो हमने KQ बाय R² जो मतलब फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव हुआ। तो हमें सपोज करना है कि एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक, और उससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट माना गया है P, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा गया Q0। तो इस पे जो ये भी एक पॉइंट चार्ज जो पॉजिटिव है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज भी है पॉजिटिव है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स। तो यानी कि ये जो फोर्स लगेगा यहाँ पे ये इसे रेपल करेगा। क्या करेगा? रेपल। तो ये Q0 जो है यहाँ पे टेस्ट चार्ज है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यहाँ पे जो फोर्स लगा वो हो जाएगा Fe इक्वल टू के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय R²। और अभी हमने इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो देखा वो था E इक्वल टू एफ बाय Q0। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम लोग जब E के यहाँ पे F को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, और F इक्वल टू E इंटू Q0, इस इक्वेशन को 2 मानते हैं। तो जब फ्रॉम इक्वेशन, ये Q0 है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट E इक्वल टू E इंटू Q0 इक्वल टू एफ ई के जगह F फोर्स की जगह हमने E इंटू Q0 रखा, और इक्वल टू इसके Q इंटू Q0 बाय R² रख देते हैं, Q0 बाय R²। तो जब ये Q0 से Q0 ये कैंसिल हो गया, तो जो हमारा E आया ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो हमारा आ गया KQ बाय R²। तो ये है हमारा प्रूफ जो कि हमने अभी डिराइव किया। वो किस चीज़ का प्रूफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का प्रूफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये पूरा प्रूफ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कि हमने कैसे डिराइव किया है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहला क्या कहता है, टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन द फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन व्हिच इज ऑब्जर्व्ड। मतलब कि दो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करें, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बताया जा सकेगा। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। और तीसरा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी कि मान लीजिए हमने एक चार्ज सपोज किया Q और यहाँ पे भी चार्ज सपोज किया Q, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस Q से निकलेगा, मान लीजिए इस Q से 2 निकला तो इस Q से भी 2 निकलेगा। पर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड दुगना कर देते हैं यानी 2Q किया, तो एक Q से तो 2 निकलता है, पर 2Q से हम यहाँ पे 4 मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके कुछ और प्रॉपर्टीज। तो इसका चौथा प्रॉपर्टी कहता है इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट, यानी कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस एब्सेंट रहेंगे। फिर फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिविटी सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर रहेंगे कंडक्टिविटी सरफेस के। और इसका लास्ट पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। तो ये थे हमारे कुछ 6 पॉइंट्स, 6 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर आपसे मान लीजिए एक नंबर में पूछ भी दिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ इमेजिनरी लाइन व्हिच प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बस एक इमेजिनरी लाइन है जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है हमारा, जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं। तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि एक मेजरमेंट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, वो भी परपेंडिकुलरली, उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है डेल फाई इक्वल टू ई डॉट डेल एस। यहाँ पे ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और डेल एस होता है एरिया वेक्टर। ठीक, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है। अब देखते हैं हम लोग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ स्टेट दैट टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। यानी कि गॉस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस जो होगा वो होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। ठीक, गॉस लॉ जो रिलेशन, गॉस लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन टोटल फ्लक्स एंड द नेट चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। यानी कि गॉस लॉ है वो रिलेशन देता है टोटल फ्लक्स और चार्ज के बीच में। गॉस लॉ को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग क्लोज्ड ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखते हैं गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस ऑफ दैट चार्ज। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं गॉस लॉ का प्रूफ। तो अब हम देखते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एक अज्यूम करना पड़ेगा एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और वहां पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल रहा होगा। ठीक, और इसी के डायरेक्शन में एक एरिया वेक्टर भी निकल रहा होगा, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है कोई भी 3D फिगर के। ठीक, एक क्यू रखा, सबसे पहले हमने एक गॉसियन सरफेस अज्यूम किया है, उसके बाद हमने एक चार्ज क्यू माना जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं और एरिया वेक्टर पास हो रहा है, और ये एक छोटे से एरिया में हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया भी अज्यूम कर लेंगे जिसे हम कहेंगे ds वेक्टर, मतलब वेक्टर नहीं ds कहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमें जैसे फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए। तो यहाँ पे स्मॉल एरिया है तो स्मॉल फ्लक्स हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ए डॉट बी हमने क्लास 11 में पढ़ा है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, क्योंकि देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो कॉस 0 हमारा हो जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू ई डी एस। तो एक डी फाई ये स्मॉल फ्लक्स है, तो अगर हमें टोटल फ्लक्स चाहिए तो इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे क्लोज के अंदर। तो जब डी फाई को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ई डी एस। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड चल जाएगा बाहर, फाई ई इक्वल टू ई बाहर में इंटीग्रेटिंग डी एस, और जो डी एस है हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस माना था, तो ई डी एस को हम लोग लिख सकते हैं, ई को एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ स्फेयर। फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्फेयर, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वही होता है। तो फाई ई इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हुआ, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो हेंस हमें एक रिजल्ट मिला फाई ई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्रूफ है गॉस लॉ का। तो एक बार आप फिर से इसे देख लीजिए।
कि ये जो पूरा है वो प्रूफ हो गया गॉस लॉ का। हमने सबसे पहले प्रूफ किया गॉस लॉ को कैसे, सबसे पहले एक स्फेरिकल स्फीयर माना, फिर वहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा क्यू, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर निकला और एक छोटा सा एरिया ds माना, फिर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फॉर्मूला देखा, उस पर अप्लाई किया, फिर उसे इंटीग्रेट किया क्योंकि d5 स्मॉल एरिया माना था हमने, फिर उसे इंटीग्रेट करते हुए एरिया ऑफ स्फीयर था, एरिया ऑफ स्फीयर लिखा, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज k q बाय r स्क्वायर होता है, उसे जब हमने सॉल्व किया तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट आया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिंपल डेफिनेशन है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेसेस एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन द सिस्टम ऑफ द टू चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल। ठीक, जैसे कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमने माइनस क्यू प्लस क्यू माना और एक स्मॉल डिस्टेंस टू वे से सेपरेट है, तो इसे पूरे सिस्टम को कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है जिसे हम लोग पी वेक्टर से भी डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल it is a directed from negative to positive charge with magnitude equal to product of magnitude of either charge and distance between them। मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जो डायरेक्टेड रहता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। मतलब कि किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का प्रोडक्ट, उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे कि P इक्वल टू 2AQ, जिसका यूनिट होता है कूलम्स मीटर और इसका डायरेक्शन होता है LTA। तो देखते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला हो गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट और एक हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पे हम लोग देखते हैं 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पे होता है kp/r³। तो चलिए पहले इन दोनों का प्रूफ देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमने एक डाइपोल माना प्लस क्यू माइनस क्यू और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a, यानी कि माइनस क्यू से 0 तक a है और 0 से प्लस क्यू तक a है, और इसी के एक्सियली एक पॉइंट हमने माना p जिसका o से p तक डिस्टेंस है r। तो अब हम लोग इसे प्रोसीड करते हैं। तो e माइनस क्यू को आप लिख सकते हैं k q बाय r प्लस a का होल स्क्वायर, r यहाँ तक a का डिस्टेंस यहाँ r प्लस a का होल स्क्वायर, और e प्लस क्यू का आप डिस्टेंस लिख सकते हैं k q बाय r माइनस a का होल स्क्वायर। तो जब आपको टोटल E निकालना होगा, मतलब E एट एक्सियल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, E एट माइनस क्यू प्लस E एट प्लस क्यू को दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए ऐड करते हैं, E एक्सियल इक्वल टू के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो के क्यू अगर हम लोग ऊपर से कॉमन लेंगे, पहले यहाँ पे E एक्सियल चलते आ रहा है, जब कॉमन लिया 1 प्लस आर प्लस ए का 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ऊपर में आपका 4AR आ जाएगा और नीचे में आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। जब आप इसे आप बाद में सॉल्व भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आंसर में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 4AR इंटू के क्यू और नीचे में आपका आ रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा अभी तक E एक्सियल तक आया। फिर यहाँ पे हम अगर एक कंडीशन माने इफ R इज वेरी मच ग्रेटर देन A, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, E एक्सियल इक्वल टू 4AR के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर था। तो जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो E एक्सियल हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा 4AR के क्यू, A यहाँ पे अगर 0 हो गया तो R का पावर A को 0 मान लेंगे तो R का पावर 4, ठीक। और जब हमें इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये R से R काट के क्यूब हो जाएगा, तब हमारे हाथ में आएगा E एक्सियल इक्वल टू 4AQ के बाय आर क्यूब। और हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में पढ़ा था P इक्वल टू 2AQ, तो यहाँ पे हमें 2AQ मिल रहा है, ये A है, तो इसे हम लोग ब्रेक कर देते हैं। 2E एक्सियल यहाँ पे है, E एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू 2AQ इंटू के बाय आर क्यूब। तो 2AQ को हम लोग P लिख सकते हैं, तो ये आ गया 2KP बाय आर क्यूब। तो E एक्सियल का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है 2KP बाय आर क्यूब। तो आप लोग देख सकते हैं E एक्सियल को हमने ऐसे प्रूफ किया, पहले हमने एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाया, फिर हमने सॉल्व करते गया। अगर आपको कैलकुलेशन में कहीं भी दिक्कत आ रही होगी तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो अब हम लोग देखते हैं प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अब हम देखते हैं प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम फिर से दो डाइपोल मानते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये माइनस क्यू है, और इसे जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट O है, इसके इक्वेटोरियल में एक पॉइंट हमने P अज्यूम किया। तो जो E प्लस क्यू फोर्स लगाएगा इस पर,
वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई क्यू, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज रेपल करेगा, पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसे अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लगेगा ई माइनस क्यू। तो यहाँ पे अगर हम एक एक्सिस माने और इसे थीटा एंगल माने तो ये भी थीटा, तो इसका जो साइन थीटा ये भी हो गया ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसका भी जो थीटा बनेगा ये भी थीटा हो जाएगा, तो इसका भी ई माइनस क्यू का कॉस थीटा भी इसी पे बना, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। और जो इनका साइन थीटा बना ये ई माइनस क्यू का साइन थीटा बना, और यहाँ पे ई प्लस क्यू का साइन थीटा बना। तो ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमें ये कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ई इक्विटोरियल इक्वल टू 2 ई क्यू कॉस थीटा। तो सबसे पहले आपको 2 ई क्यू कॉस थीटा निकालने के लिए 2 इंटू ई क्यू, यानी कि ये एक क्यू का पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं इसे अगर हम लोग ए माने, इसे भी ए मान लिए और इसको आर मान लेते हैं, ठीक। तो बाय हाइपोटेनस का फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और इसके हिसाब से अगर हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रहेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 है उसमें कॉस थीटा का इक्वेशन 2 का पुट कर देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ई इक्विटोरियल इक्वल टू 2 इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा 2 के मतलब के 2 ए क्यू, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो इसमें भी हमें वही कंडीशन पुट करना होगा जो हमने एक्सेल में किया था, इफ आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, तब हमें करना पड़ेगा ई इक्विटोरियल इक्वल टू 2 ए क्यू। आर अगर बहुत ज़्यादा ग्रेटर है तो वहाँ पे, तो इस कंडीशन में हम लोग ए को 0 अज्यूम कर लेंगे, तो आर का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, तो इसे आर क्यूब। और हम लोग जानते हैं बाय डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पी इक्वल टू 2 ए क्यूब, तो ई इक्विटोरियल आपका आ गया के पी बाय आर क्यूब। तो ये आपका आता है ई इक्विटोरियल का फॉर्मूला। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक आपका टॉर्क ऑन डाइपोल, जिसे हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई, जिसे हम लोग लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा। तो अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ जिसे हम लोग करना है, प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, यानी कि कूलम्स लॉ निकालना है वो भी गॉस लॉ से। तो चलिए सबसे पहले हमें इसके लिए करना पड़ेगा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं, ठीक। तो ये एक हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इस पे एक चार्ज क्यू माने जिसका डिस्टेंस सपोज करिए यहाँ से आर है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहा है, और इसी का लॉन्ग एरिया वेक्टर भी निकल रहा है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा स्पेस मान लीजिए जो है ds, छोटा सा स्पेस ds हो गया। तो और हम लोग जो जानते हैं फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई डॉट ए, जैसे कि फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पे हमने ds यानी कि छोटा एरिया माना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक। तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, और हम लोग जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो उसी तरह डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। और इमेज में हम लोग देख सकते हैं जो थीटा है वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो जो हमारा डी फाई आएगा वो आ जाएगा ई डी एस 1, मतलब 1 तो हम लोग नहीं भी लिख सकते ऐसे, पर जब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो फाई को हमें इंटीग्रेट करना होगा, डी फाई को, वो भी क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक। तो फाई जब डी फाई को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फाई ई मिलेगा, तो ई डी एस को इंटीग्रेट करते हैं अब ई डी एस। तो जब ई डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो ई हमारा बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी एस को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब डी एस क्या है हमारा एरिया ऑफ स्फीयर है, ये एक स्फीयर का हमने एज्यूम किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाई ई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटू एरिया ऑफ स्फीयर, और एरिया ऑफ स्फीयर हम सब जानते हैं होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं, और हम लोग जानते हैं फ्रॉम गॉस लॉ वी नो दैट फाई ई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिला, देखिए इक्वेशन 1 फाई ई, तो फाई ई का वैल्यू हम रख सकते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग यहाँ से ई का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला उससे हम लोग जानते हैं कि ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो अब इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 3 और इसको मानते हैं इक्वेशन 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट एफ बाई क्यू नॉट इक्वल टू क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसी को हम लोग हेंस लिख सकते हैं के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो चलिए एक बार फिर से मैं इसका रिकैप आपको दे देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें करना था प्रूफ ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले हमने एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस माना जहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ था और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था और एक एरिया वेक्टर निकला था, और यहाँ पे हमने स्मॉल सरफेस ds मान लिया। ठीक, और क्यू का सरफेस से दूरी था r। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट ए। तो हमने जब इस स्मॉल एरिया के लिए डी फाई लिया तो ई डॉट डी एस, और फिर ई डॉट डी एस को ई डी एस कॉस थीटा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच का एंगल 0 था तो cos 0 इक्वल टू 1। फिर हमने टोटल फ्लक्स के लिए इसे इंटीग्रेट किया, जब इंटीग्रेट किया तो ई बाहर आ गया और ds को हम लोग एरिया ऑफ स्फीयर लिख सकते हैं। एरिया ऑफ स्फीयर हमने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 माना इसे। फिर हम लोग फ्रॉम गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने ये पूरा सॉल्यूशन निकाला। फिर इसे जब सॉल्व किया ई का वैल्यू निकाला, तब हमें मिलता है ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। फिर जब इस पर पुट किया तब हमारा टोटल फॉर्मूला कैलकुलेट करके ये आया। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इस टॉपिक में हमें ये 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला आता है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यानी कि एक लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज वायर से कैसा फील्ड निकलेगा। दूसरा फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, यानी कि एक प्लेन शीट है तो उससे कैसा फील्ड रहेगा। और फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, यानी कि एक थिन स्फेरिकल सेल से कैसा फील्ड निकलेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको स्टार्टिंग से सब प्रूफ अब हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का। तो चलिए अब देखते हैं फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो रहता है रेडियली आउटवर्ड, इसका लेंथ हम लोग L मान लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड रहता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगे। तो मान लीजिए एक ये स्फेरिकल मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहे हैं, जैसे कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे पहले हम लोग सरफेस S1 मान लेते हैं, और इसे सरफेस S2 मानते हैं, और इसे सरफेस S3 मानते हैं। तो S1 से भी रेडियली आउटवर्ड, S2 से भी और S3 से भी रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। पर जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलरली रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। तो यहाँ से जो एरिया वेक्टर निकलेगा वो ऐसे जाएगा, यहाँ का जो एरिया वेक्टर रहेगा वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के ऊपर से जाएगा, पर जो नीचे वाला एरिया वेक्टर जाएगा वो 90 डिग्री बनाते हुए इससे निकलेगा। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 90। तो यहाँ जो थीटा का वैल्यू रहेगा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसे हम लोग डी S1 तो माने, पर एक स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल सरफेस के लिए मानते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा DS1, DS2, DS3। ठीक है, तो जो फाई भी हम लोग निकालेंगे वो स्मॉल जो फ्लक्स में निकलेगा वो स्मॉल एरिया के लिए निकलेगा। तो फ्लक्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर मान लीजिए हम लोग S1 के लिए टोटल फाई 1 निकाल रहे हैं, तो फाई 1 इक्वल टू इंटीग्रेट डी फाई 1। तो डी फाई 1 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री, यानी इंटीग्रेटिंग ई DS1 कॉस 0 डिग्री। सिमिलरली फाई 2 के लिए भी लिखेंगे इंटीग्रेट डी फाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ई DS2 कॉस 90 डिग्री। फाई 3 के लिए भी हम लोग लिखेंगे जो सरफेस 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल डी फाई 3 इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ई DS3 कॉस 90 डिग्री। तो जो हम लोग जानते हैं कॉस 90 जो रहता है उसका मान 0 होता है। तो अगर कॉस 90 0 तो ये होल का मान 0, तो हम लोग लिख सकते हैं फाई 1 इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ई डॉट DS1 और फाई 2 इक्वल टू 0, फाई 3 इक्वल टू 0। तो जो हमें टोटल फ्लक्स चाहिए होगा, टोटल फ्लक्स इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3
ठीक। तो जो फाई वन का मान है इन फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ई डॉट मतलब ई डी एस प्लस ज़ीरो। तो फाई ई इक्वल टू ई यहाँ पे बाहर आ गया इंटीग्रेटिंग डी एस। तो यहाँ पे जो डी एस है ये एक सिलेंडर शेप का है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 2πr_l। ठीक। तो हम लोग फाई ई इक्वल टू ई इंटू एरिया ऑफ सिलेंडर तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2πr_l, क्योंकि हमने लेंथ यहाँ पे l माना था। तो फाई ई इक्वल टू आ गया हमारा ई इंटू 2πr_l। तो हम लोग अब लिख सकते हैं फ्रॉम गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको 2। तो जब इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे तो ये हमें ऐसे मिलेगा कुछ, फाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2πr_l। तो ये आ गया। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे फाई ई इक्वल टू 2πr_l इंटू ई, तो जब इसे सॉल्व हम लोग कर रहे होंगे तो ई का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो ई इक्वल टू क्यू बाय 2πr_l एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल। तो जब लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल को हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं। तो ई इक्वल टू लैम्डा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड की तरफ। तो अब देखते हैं फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इसमें सबसे पहले आपको एक प्लेन शीट बना लेना है, जो कि इसमें चार्ज मान लीजिए आप दे दीजिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक। तो ये एक इन्फिनिटी प्लेन शीट है जो चार्ज है। तो इसमें हम लोग निकालना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसमें हम लोग एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, वो भी सिलेंड्रिकल शेप का, जो इसके क्रॉस करते हुए जा रहा हो, एक यहाँ और एक इसके जस्ट पीछे। ये सिलेंड्रिकल शेप का हमने गॉसियन सरफेस माना है। तो अब हम लोग इस पर सरफेस दे देते हैं। ये हमारा सरफेस S1 और ये हमारा सरफेस S2 और ये है S3। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो रेडियली आउटवर्ड रहता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड S2 के लिए ऐसे जाएगा, S3 के लिए भी ऐसे जाएगा और S1 के लिए भी रेडियली आउटवर्ड। पर जो एरिया वेक्टर रहता है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मतलब रहेगा। तो यहाँ से जो एरिया वेक्टर है ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है। एक बार हम लोग नेमिंग कर देते हैं। एरिया वेक्टर गया, इससे भी जो एरिया वेक्टर गया वो इसी के अलॉन्ग जाएगा और इससे भी एरिया वेक्टर इसी के अलॉन्ग जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा का एंगल हुआ वो 0 डिग्री हो गया। यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, बट यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ठीक। तो ये हम लोग एक स्मॉल सरफेस के लिए अज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा DS1, ये हो जाएगा DS2 और ये हो जाएगा DS3। ठीक। अब हमने सब चीज़ डायग्राम बना दिया है। अब हम लोग आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो जब हमें इसे कैलकुलेट, सबसे पहले हम लोग तीनों सरफेस का वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हमें निकालना होगा तो फाई ई इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री करना होगा। तो हमारा फाई वन होगा इंटीग्रेटिंग डी फाई वन होगा इंटीग्रेटिंग ई DS1 कॉस S1 के लिए 0 डिग्री, फाई टू इक्वल टू इंटीग्रेटिंग डी फाई टू इक्वल टू ई DS2, S2 में 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री। उस वैसे सिमिलरली हम लोग फाई थ्री के लिए भी करेंगे, डी फाई थ्री इक्वल टू इंटीग्रेटिंग DS3 और S3 सरफेस 3 में देख सकते हैं 90 डिग्री फॉर्म है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री। तो जब हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं मतलब फाई इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, फाई ई इक्वल टू ई DS1 प्लस कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 0 भी 1 हो जाएगा। लिख ही देते हैं यहाँ पे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ई DS1 इंटीग्रेटिंग ई DS1 इंटीग्रेटिंग ई DS2, सॉरी 2 होगा यहाँ पे, प्लस 0। तो जब इसे हम लोग करेंगे तो फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ई DS1 प्लस ई बाहर में इंटीग्रेट DS2। तो फाई इक्वल यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा जो डी इंटीग्रेशन ऑफ DS1 और DS2 को आपको ए मानना पड़ेगा। तो ई ए प्लस ई ए आ जाएगा 2EA। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 2EA हुआ।
और हम लोग जानते हैं बाय गॉस लॉ हम लोग जानते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं अब। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 तो हम लोग जानते हैं ई का वैल्यू अब निकाल लेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ई इक्वल टू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए होता है। इसको हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, SURFACE, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आ गया प्रूफ। यही था हमारा ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसे हमने करना था प्रूफ। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से कि प्रूफ हमने कैसे किया। सबसे पहले हमने फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए इनफाइनाइट प्लेन शीट लिया, फिर एक गॉसियन सरफेस माना, फिर उससे φ1 φ2 का वैल्यू निकाल के तीनों को जब ऐड किया तो हमें ये इक्वेशन मिला। और इसमें जब हम गॉस लॉ पुट करते हैं तब हम इनमें इवेल्युएट करके ये वैल्यू आता है। फिर इसमें हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला लिखे तब हमारे पास ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मिला। तो अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट वाले प्रूफ की तरफ। तो अब हम इस चैप्टर का लास्ट प्रूफ देखते हैं, जो है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक स्फेरिकल सेल मानना पड़ेगा। तो ये हमने एक स्फेरिकल सेल मान लिया, जो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू है और जिसका रेडियस इंटरनल रेडियस हो गया आर। और फिर हमें एक गॉसियन सरफेस भी इसके अराउंड लेट करना है। तो गॉसियन सरफेस, स्फेरिकली गॉसियन सरफेस हम लोग इसके अराउंड मान लेते हैं, जिसका रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर। तो इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर निकल रहा होगा और एक एरिया वेक्टर भी। होप है कि आप लोग को मतलब समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमने एक स्फेरिकल सेल माना, उस पर एक पॉइंट चार्ज क्यू था, उसका इंटरनल रेडियस बिग आर था और एक्सटर्नल आर था। उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो ई वेक्टर और एरिया वेक्टर ए निकला। और अब हम लोग इसका एक छोटे से सरफेस के लिए मान लेते हैं, जिसे हम लोग ds से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग एंगल 0 डिग्री मान लेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें केस कंसीडर करते हैं कुछ, ठीक। तो इसके लिए केस कंसीडर, पहला केस 1 है, केस 1 जो है r ग्रेटर देन r के लिए, मतलब ये स्मॉल r ग्रेटर देन r है तो ये आउटसाइड है, ठीक। आउटसाइड के लिए हम लोग ये मान रहे हैं। तो आउटसाइड के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, जिसे हम लोग डी फाई को इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो फटाफट कैलकुलेशन में आप देखिए, जहाँ नहीं समझ में आपको कैलकुलेशन आप कमेंट कर सकते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं ई डी एस, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 होता है हमारा 1, तो ई डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कभी हम लोग इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो ई आ जाएगा बाहर और डी एस आ जाएगा अंदर। फाई ई इक्वल टू ई, और ये स्फेयर है तो हमें एरिया ऑफ स्फेयर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ स्फेयर। तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू, और एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4πr²। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1। और गॉस लॉ से हम लोग जानते हैं, बाय गॉस लॉ हम लोग जानते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इक्वेशन 2। हमारा इक्वेशन 1 था ये फाई इक्वल टू ई इंटू 4πr²। इक्वेशन 2 आ गया हमारा फाई इक्वल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो अब हम देखते हैं, जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास निकल के आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4πr²। तो जब हम ई का वैल्यू निकालेंगे, ई इक्वल टू क्यू बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r², तो ये आगे हमारा जो फील्ड है आउटसाइड द पॉइंट कितना होगा। अब हम लोग निकालेंगे केस 2 के लिए, केस 2 यानी कि अब होगा हमारा r लेस देन बिग R, ये हो गया हमारा इनसाइड पॉइंट के लिए। तो इनसाइड में हम लोग जानते हैं कोई भी अगर चार्ज बॉडी है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट विद ऑल प्रूफ्स, और बस अब हमें कुछ करने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।